हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सभी लोगों को आवाज आ रही है मेरी। हाय, गुड इवनिंग एवरी गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू दिस लाइव सेशन ऑन सोशियोलॉजी ऑप्शनल पेपर के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे आज। सो लेट अस जस्ट वेट फॉर अ फ्यू मोर पीपल, कुछ लोग और भी आ जाएं, फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। सो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी मेंस ओवर हो चुका है, कल ऑप्शनल पेपर था। और काफ़ी इंटरेस्टिंग सेट इस बार ट्रेंड रहा है यूपीएससी का। अगर हम देखें तो जनरली लोग बोल रहे हैं कि बड़े एक्सपेक्टेड लाइंस पे पेपर है, मतलब इस बार का मेंस काफ़ी प्रिडिक्टेबल कह सकते हो आप। तो जिन लोगों का प्रीलिम्स क्लियर हुआ था उन लोगों के लिए तो मतलब अगर आप देखोगे सोने पे सुहागा टाइप वाली बात हो गई है। क्योंकि इफ़ यू सी व्हाट हैपेंड वाज कि जनरली मतलब बहुत ही जैसे स्टैटिक तरीके से पहले पेपर आता था उसी तरीके से आ रहा था। सो और खास तक मतलब मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अ, जैसा कि आप जानते हैं कि जीएस में मेरा जनरली आईआर, ज्योग्राफी, जियो पॉलिटिक्स, जीएस 2 मेरा कोर एरिया है। तो उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हमने प्रिडिक्ट किए थे वो तो आए ही आए। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे आज जिसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है सोशियोलॉजी ऑप्शनल का पेपर। सो सोशियोलॉजी ऑप्शनल पढ़ाते हुए ऑलमोस्ट मेरे को 8 साल से ऊपर हो गए। एंड आई थिंक हर बार वी हैव बीन एबल टू समवॉट प्रिडिक्ट जो क्वेश्चंस थे और जो हम लोग जिस तरीके से पेपर को कवर करते हैं अपनी क्लासेस में। बट इस बार कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। इस बार ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए हो गया है क्योंकि इस बार मतलब मैं अगर आपको सच्चाई बताऊं तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने मेरा दूसरे प्लेटफॉर्म पे जो लाइव आंसर राइटिंग सेशन है लॉज अटेंड किया या मेरा जो फाउंडेशन कोर्स अटेंड किया, कुछ लोग अन अकेडमी से देख रहे हैं मेरे को, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे आ रहे हैं, कुछ मेरे प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, कुछ लोग सारथी आईएएस पे देख रहे हैं। तो ये सारे ही जगह से जिन्होंने भी मेरे से पढ़ा है या मेरे द्वारा टच में आए हैं इस ऑप्शनल के, उनको कहीं ना कहीं इस कोर्स का फायदा हुआ है। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, जैसे कि आज मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे पूरा प्रिपेयर करने में 1 से 1.5 दिन लग गया। क्योंकि एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना कि नोट से कहाँ से क्वेश्चन आया है, कैसे आया है और क्या क्या चीजें हमने कवर करी, उसमें क्या लिखना होगा, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो मुझे आज करना है। तो मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि कुछ क्वेश्चन तो वर्बैटिम हमारी जो क्लास है उसमें से बिल्कुल पिक कर लिया। मतलब मैं
तो चौंक भी गया देख के एक बार। आई वाज जस्ट डिस्कसिंग इट विद अ फ्रेंड। मैंने बोला यूपीएससी एग्जामिनर पेपर हम लोग के डिस्कशन तो नहीं देख रहा था कहीं पे छिप के बैठ के, बिकॉज एग्जैक्टली उसने वर्बैटिम क्वेश्चन दे दिया। जैसे अभी हम देखेंगे एक मिक्स्ड मेथड वाला क्वेश्चन आ गया, सिमिलरली एक पंचायती राज वाला क्वेश्चन पेपर 2 का है। तो आज हम लोग डिस्कशन सिर्फ पेपर 1 पे सेंट्रिक करेंगे, बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पेपर 1 पेपर 2 को हम अलग तरीके से डिस्कस करें, क्योंकि पेपर 2 जैसा आप जानते हैं हमेशा से डायनेमिक और अप्लाइड रहा है। पेपर 1 जनरली इज ऑन द मेन ट्रेंड कि उसमें से क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि इसमें अगर आप देखेंगे कुछ क्वेश्चंस तो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड थे कि वो रिपीट होंगे ही, जैसे कि मार्क्स, डर्कहाइम, वेबर, ठीक है, इनके ऊपर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कुछ कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे जो शायद आने वाले थे लेकिन इस बार आए नहीं। तो वो भी एक ट्रेंड है कि कुछ टॉपिक्स को बिल्कुल भी नहीं छुआ यूपीएससी ने। अगर आप देखोगे कुछ कुछ टॉपिक्स पे उन्होंने क्वेश्चन टच नहीं किए हैं, जैसे योगेन सिंह के ऊपर अगर आप देखेंगे स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा कोई ज्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं है, इनडायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो वो एक ट्रेंड थोड़ा देखने को मिला। अदरवाइज योगेन सिंह हैज ऑलवेज बीन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी। सो ये चीजें तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर डू। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं आपको बताता रहूंगा कि कैसे कैसे कवर करना है। अब मेरे पास एक्चुअली इतना टाइम नहीं था कि मैं आपको लाइव क्लास का स्क्रीनशॉट दिखा पाऊँ, बट जो लोग ने मुझसे पढ़ा है वो ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है, कि कुछ चीज़ें तो मतलब डायरेक्टली हमने जो क्लास में कवर करी है, ऑल्सो बिकॉज उसमें इंक्रिप्शन रहता है तो स्क्रीनशॉट लेना पॉसिबल नहीं है, वो मैनुअली मेरे को ले लेके फोटो क्लिक कर करके एक्सप्लेन करना पड़ता। तो उससे बेटर था कि वो आप बाद में देख लो, ठीक है। आई विल शो यू व्हाट हैज टू बी रिटन एंड हमने कैसे कैसे उसको कवर किया है। तो इसमें मैंने 2-3 पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है। कुछ चीजें जो हमने क्लास में वर्बैटिम कवर करी थी एग्जैक्टली पेपर में आ गया है। कुछ चीजों को हम कैसे अप्लाई करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन या नॉलेज के बेसिस पे, ठीक है, उसको कैसे आंसर डिराइव करना है। एंड थर्डली मान लीजिए हमें कुछ भी आइडिया नहीं था वहां पे। वैसे सोशोलॉजी ऑप्शनल का एडवांटेज ये है कि ऐसा बहुत रेयर होगा कि आपको बिल्कुल भी आइडिया ना हो किसी चीज का और वो पेपर में आ जाए, जैसा कि आपने देखा होगा। बट बिफोर आई बिगिन आई वांटेड टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस इस बार का ऑप्शनल पेपर का, या ओवरऑल आपका मेंस का एक्सपीरियंस कैसा था। जैसे कुछ लोग अभी जुड़ रहे हैं, वो लोग मेंस दिया उन्होंने, एंड आई जस्ट वांटेड टू नो कि हाउ हैज बीन देयर एक्सपीरियंस, कैसा रहा पेपर उन लोगों का। सो हाँ, ऑप्शनल का डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग अभी, सोशोलॉजी ऑप्शनल का डिस्कशन है। तो मोस्टली मुझे काफी लोगों के मैसेजेस भी आए, जैसे कुछ लोगों ने तो जो हम लोग एक लाइव आंसर राइटिंग करते हैं उसको ही देखा था, सिर्फ रिवाइज किया था, उससे काफी क्वेश्चंस आ गए थे। खैर एनीवे, तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे, मतलब इफ आई वुड हैव टू से, तो पेपर 1 वाज मोर ऑन द एक्सपेक्टेड लाइन, ठीक है, जो ऑप्शनल का रहा है इस बार सोशोलॉजी का। ऐसा कोई बहुत ज्यादा अगर आप देखोगे डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं थे। कुछ क्वेश्चंस जो थे अगर आप कह सकते हो तो वो थोड़े ट्रिकी थे अगर आपने उसके बारे में पढ़ा है तो, बट सम ऑफ देम वर जनरली ऑन द लाइंस, एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही थे। पेपर 2 अगर मैं आपको बताऊं जिसका हम डिस्कशन कल करेंगे, सो वी विल बी डिस्कसिंग इट टुमारो सेम टाइम पे। पेपर 2 वाज मेजरली अप्लाइड, बट मैं अगर, जैसे कि मैंने जितना अभी तक देखा है, पूरा पेपर देखने के बाद जब अपने अपने नोट्स एनालाइज किए और हमने क्लासेस में कैसे कैसे क्या कवर किया है, मुझे रियलाइज हुआ कि पेपर 2 तो मुझे सेम लाइन पे लगा। मुझे मतलब मुझे एज सच डिफिकल्ट नहीं लगा। अब आप ये वो बोल सकते हो कि टीचर बायस हो सकता है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एज अ टीचर, अगर मैं एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचूं तो मुझे कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर 2 भी नहीं लगा। हाँ, ये है कि उस समय एग्जाम के टाइम पे बहुत सारे पॉइंट्स रिकॉल करना और उसको रिप्रोड्यूस करना एग्जाम में माइट बी अ चैलेंज, बट अगर आपने उसकी आंसर राइटिंग करी हुई है तो आई डोंट थिंक सो इट विल बी अ बिग बिग प्रॉब्लम फॉर एनी ऑफ द एस्पिरेंट्स। खैर एनीवे, चलिए तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन वाज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन इन द सेंस कि इसने पूछा था कि भाई आप कंपैरिजन करिए, डिस्कस इन द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी एंड हाईलाइट द रिलेशनशिप विद सोशल एंथ्रोपोलॉजी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मोस्ट ऑफ द पीपल स्टडी एंथ्रोपोलॉजी वर्सेस सोशियोलॉजी, बट सोशल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में नहीं पढ़ते हैं, राइट। सो इट इज बेसिकली अ फील्ड व्हिच बेसिकली कनेक्ट्स बोथ सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। जैसे साइकोलॉजी में एक सोशल साइकोलॉजी भी होती है। तो ये वहां पे कुछ लोग जो थे क्वेश्चन में दे माइट हैव गॉट कंफ्यूज्ड कि यहाँ पे क्या हो गया, बट अदरवाइज आप देखोगे मेजरली इट वाज ऑन द सेम लाइन। जैसे सोशियोलॉजी का फोकस इज ऑन सोसाइटीज, इन टर्म्स ऑफ स्टडिंग सोसाइटी, ह्यूमन इंटरेक्शन। एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ कल्चर के बारे में है। वहीं पे अगर आप देखेंगे, इनफैक्ट हमने 2-3 क्वेश्चन भी किए थे लाइव क्लास में, अगर आप देखोगे तो जैसे एक मर्टन के ऊपर मैंने क्वेश्चन कराया था क्लास में कि सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोग कैसे पढ़ते हैं सोशियोलॉजी को। तो वहां पे व्हाट इज सोशल एंथ्रोपोलॉजी हमने डिस्कस किया था काफी डिटेल में। सो बेसिकली इट आल्सो इन्वॉल्व, अगर आप देखोगे आज के टाइम पे कि कैसे
जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, दे आर ऑल्सो सोशोलॉजिस्ट एट द सेम टाइम, सो दे आर डूइंग एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ सोशल इश्यूज, बट एट द सेम टाइम जो यूज है, जो मेथड्स हैं, वो एंथ्रोपोलॉजी के यूज कर रहे हैं. सिमिलरली अगर आप देखेंगे कि जैसे ये क्वेश्चन हमने किया हुआ था 250 वर्ड्स में कि कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट सोशोलॉजी विद एंथ्रोपोलॉजी, इसमें टैबुलर फॉर्मेट में, कि स्कोप क्या है, मेथड क्या है. तो इसमें भी क्वेश्चन में अगर आप देखते तो आप टैबुलर फॉर्मेट में इसको लिख सकते थे, बिकॉज टैबुलर फॉर्मेट में यू कुड हैव रिटन अ लॉट ऑफ पॉइंट्स. इस वाले में भी तो यहाँ पे बहुत ही मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं था. सेकंड वाज दी एनल. ये क्वेश्चन थोड़ा स्लाइटली ट्रिकी इसलिए हो गया क्योंकि ये जनरली लोग एक्सपेक्ट नहीं करते पेपर 1 में, बिकॉज ये है जनरली पेपर 2 का टॉपिक स्पेसिफिकली. वैसे तो आप देखोगे स्ट्रैटिफिकेशन में हम इसको पढ़ते हैं, बट यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली कि एग्जामिनर ये भी देखना चाह रहा है कि पेपर 1 पेपर 2 में आपका लिंकेज कितना अच्छा है. तो वो पेपर 1 में उसने पेपर 2 का टॉपिक पूछ लिया कास्ट, बट अदरवाइज स्ट्रैटिफिकेशन में आप पढ़ते ही हो डायमेंशंस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन में कास्ट, स्टेटस ग्रुप, है ना. तो उसमें अगर आप देखोगे अब ये पूछ रहा है कि चेंजिंग नेचर ऑफ कास्ट एज अ स्टेटस ग्रुप बताइए. अब ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि हमने बहुत सारे इसलिए भी प्रैक्टिस किए थे. आप जानते हैं कि भाई आज देखिए अभी लोकसभा इलेक्शंस हुए, ठीक है, उसमें कास्ट बेस्ड वोटिंग बहुत ज्यादा हुई. उसके पहले भी आप देखेंगे कास्ट आइडेंटिटीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रही हैं. रिजर्वेशन को लेकर डिबेट चल रहा है, ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर डिबेट चल रहा है, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लेकर डिबेट चल रहा है. ऊपर से हो क्या रहा है कि कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी ना लोग अब ज्यादा दिख रही है. जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा ट्विटर पे इशू हुआ, एक विमेन एंटरप्रेन्योर है, उसने बताया बीइंग अ ब्राह्मण, तो ऐसा वो ब्राह्मण को लेके कंट्रोवर्सी हो गई कि इवन दी अपर कास्ट आर नाउ शोइंग देयर आइडेंटिटी मच मोर स्ट्रॉन्गर. तो उस पर्सपेक्टिव पे ये सवाल था कि कैसे ये जो कास्ट एज अ स्टेटस ग्रुप चेंज हो रहा है. तो आपको ये बताना था कि कास्ट बेस्ड हायरार्की जो है वो इन टर्म्स ऑफ स्टेटस ग्रुप जो हमने पढ़ा हुआ है कि कितना इन्फ्लुएंस है. तो इसमें दो तीन पर्सपेक्टिव आ जाते. जैसे हमने क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था कि इज द कास्ट सिस्टम चेंजिंग, वीकनिंग और डिसइंटीग्रेटिंग इन इंडिया. नाउ दिस इज अ सिमिलर क्वेश्चन जो अप्लाइड था फ्रॉम द क्लास, और हमने इसको डिस्कस किया था कि कैसे अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन से रैपिडली चेंज हो रहा है. सोशल मोबिलिटी, एजुकेशन की वजह से कुछ कास्ट जो है वो डोमिनेंट हो रही है. डोमिनेंट कास्ट का पर्सपेक्टिव यहाँ पे आ जाता. हाउ इंटरकास्ट मैरिजेस आर इन्फ्लुएंसिंग इट, और कैसे उसका स्टेटस चेंज हो रहा है कास्ट बेस्ड आइडेंटिटीज का. तो इसमें हमने डिटेल में डिस्कशन किया एंड यू कुड हैव मेंशन दीज पॉइंट्स. Apart from that, जैसे एक ये क्वेश्चन था, मतलब इट वाज काइंड ऑफ लिंक्ड ओनली कि एग्जामिन द रेलेवेंस ऑफ कास्ट सिस्टम इन अर्बन इंडिया. नो नो नो, अच्छा तुम्हें भी खेलना है, चलो बाद में करेंगे, ठीक है. सो एग्जामिन द रेलेवेंस ऑफ कास्ट सिस्टम इन अर्बन इंडिया. तो अर्बन इंडिया में काफी ज्यादा रैपिडली चेंज हो रहा है कास्ट सिस्टम, और स्पेशली जो स्टेटस ग्रुप की अगर हम बात करते हैं कि पोजीशंस चेंज हो रही हैं. रूरल इंडिया में अभी भी अगर आप देखोगे वो जो कास्ट बेस्ड आइडेंटिटीज है, स्टेटस, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, उसमें ज्यादा वेरिएशंस नहीं आया है. तो इसलिए ये थोड़ा अर्बन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमने डिस्कस किया था. इसके भी पॉइंट्स कुड हैव बीन इंक्लूडेड इन द आंसर. तो ये हमने एग्जैक्ट क्वेश्चन किया था समवॉट इन द क्लास, और वही क्वेश्चन आप देखोगे कहीं ना कहीं यहाँ पे लिंक होके आ गया है. तो दिस इज अगेन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इन द सेंस, बट थोड़ा सरप्राइजिंग इसलिए था क्योंकि मेजरली ये पेपर 2 का टॉपिक है जो पेपर 1 में पूछा गया है. तो कुछ लोग जो हैं वो थोड़ा इसमें जो है कंफ्यूज हो सकते थे कि अरे ये क्या आ गया. तो वो थोड़ा कई बार शॉकिंग हो जाता है, बिकॉज सम पीपल आर लाइक सोचते हैं कि हम लोग बाद में इसको कवर करेंगे, तो रिविजन भी लास्ट मिनट पे करते हैं. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि ये पूरा अप्लाइड क्वेश्चन आया है. ये बोल रहा है कि कैसे जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है, ठीक है, has undergone a radical transformation from ritual to commercial. तो आजकल मतलब ये बेसिकली क्वेश्चन था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अंबानी वेडिंग, ठीक है, या जो लैविश वेडिंग होती है. जैसे अभी आप देखोगे पूरा इटली में शादी हो रही है, यहाँ शादी हो रही है, तो बोल रहे रिचुअल जो पर्पस था उससे वो कमर्शियल की तरफ शिफ्ट हो गया है. तो इसमें दो तीन चीजों पे आपको डिस्कस करना था कि पहले तो पर्सपेक्टिव क्या क्या है मैरिजेस के. तो इसमें जूडिथ बटलर के बारे में आप लिख सकते थे, बहुत सारे पर्सपेक्टिव आ जाते हैं. जैसे जॉन थिबॉट एंड हैरोल्ड केली का व्यू पॉइंट मैंने क्लास में कराया था कि इनका पर्सपेक्टिव आप ऐड कर सकते हो. और मेजरली ये ग्लोबलाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है. तो ये पर्सपेक्टिव तो आपको लिखना है था कि कैसे हाउ द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इन इंडिया इज चेंजिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, वो इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालने के लिए एवरीबडी वांट्स अ वेरी लैविश वेडिंग, तो वो पर्सपेक्टिव था. तो ये चीजें यहाँ पे इंक्लूड करनी थी. तो इसमें 4-5 डायमेंशन पे आप डिस्कशन कर सकते हो. तो ये थोड़ा अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन है कि कैसे कमर्शियल हो चुका है एवरीथिंग. यू हैव वेडिंग प्लानर्स एंड एवरीबडी, जो पूरा का पूरा एंटूराज होता है उसका. तो वो पर्सपेक्टिव से आप देखोगे कि, और इसमें अच्छा इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक और भी बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड है कि
विमेन आर बिकमिंग मोर एंड मोर प्रोएक्टिव इसमें। महिलाएं जो हैं वो, क्योंकि एजुकेशन, लिटरेसी लेवल, जॉब, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो विमेन आर मोर प्रोएक्टिव बिकॉज दे वांट अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ मैरिज। तो वो कहीं ना कहीं, और ज्यादातर अर्बन एरियाज में ये कमर्शियलाइजेशन ज्यादा देखने को मिल रहा है, दो रूरल एरिया में भी अब इनग्रेन्ड हो गया, बिकॉज नाउ यू सी दोस रोटेटिंग चेयर, और पता नहीं अलग अलग हेलीकॉप्टर से दूल्हा आ रहा है, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। तो वो पर्सपेक्टिव यहाँ पे आपको बेसिकली ऐड करना था। तो हमने इसके ऊपर मतलब काफी सारे डिस्कशन किया था क्लास में। सो हाउ मैरिज इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू ग्लोबलाइजेशन, अगर आप देखोगे तो वो सारे पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ठीक है, उसके अलावा कैसे ये मैरिज का इम्पैक्ट जो है सोशल इंस्टीट्यूशन पे चेंज हो रहा है। सो इस पे तीन चार थिंकर्स उनका, इनफैक्ट मैंने, आप देखोगे इसमें ऐसे क्वेश्चंस में इफ यू आर एबल टू ऐड अ लॉट ऑफ करंट अफेयर्स, ठीक है, स्पेशली पेपर वन में भी अगर आप इसमें स्टडीज कोट कर सकते हो, राइट। जैसे उरी बॉनफर ब्रेनर ने बताया कि कैसे अलग अलग पर्सपेक्टिव से मैरिज का जो है पोजीशन चेंज हो रहा है सोसाइटी में, इंडिया के पर्सपेक्टिव से आप डाल सकते हो। सो बिकॉज दिस इज अ पेपर वन, तो इसमें पूरा का पूरा सिर्फ इंडिया का पर्सपेक्टिव नहीं डालोगे आप, ठीक है, क्योंकि ये पेपर वन है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि बहुत जरूरी है याद रखना कि ये पेपर कौन सा है। पेपर वन है तो आपको ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी देखना पड़ेगा कि हाउ मैरिजेस आर चेंजिंग, कमर्शलाइजेशन, एंड इट्स नॉट जस्ट दैट कि इंडिया में हो रहा है, ये वर्ल्ड में भी हो रहा है, बट इंडिया में इन्फ्लुएंस इज मोर ऑफ बिकॉज ऑफ द वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। तो ये पर्सपेक्टिव आप ऐड कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डेमोक्रेसी नीड्स अ वाइब्रेंट कल्चर ऑफ सिविल सोसाइटी इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द फाउंडेशन ऑफ सिटीजनशिप। तो इन्होंने तीन डायमेंशन यहाँ पे पूछ लिए, ठीक है। ये हम लोग डायरेक्टली जो है क्लास में हम कवर करते हैं, टॉपिक है पॉलिटिक्स इन सोसाइटी में, सिटीजनशिप का टॉपिक रहता है, ठीक है, सोशल मूवमेंट रहता है, डेमोक्रेसी रहता है, सिविल सोसाइटी रहता है। तो सिविल सोसाइटी के बारे में डिटेल में हमने पूरा क्लास में कवर किया था कि क्या उसका पर्सपेक्टिव है और कैसे डेमोक्रेसी को हेल्प करता है। किसी भी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है कि लोग जो सिविल सोसाइटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, ठीक है, इवन एनजीओज आर पार्ट ऑफ इट। तो ये बहुत डिटेल में हमने डिस्कशन किया था कि, और उसके अलावा आप देखोगे इसमें अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं, जैसे टॉक्यूविल का पर्सपेक्टिव है, एंटोनियो ग्राम्स्की अगर आप लिखोगे एग्जाम में तो काफी सही नंबर मिलेंगे। तो ये मैंने नोट्स में शेयर किया हुआ है क्लास में, ठीक है। रॉबर्ट पुटनाम बोलिंग अलोन में उन्होंने सोशल कैपिटल के डिक्लाइन होने के बारे में बात किया हुआ है। एंड देन सो बेसिकली चार पांच अगर आपने पर्सपेक्टिव लिख दिए यहाँ पे तो आपका काम चल जाएगा। एंड सिटीजनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बता सकते हो कि एक्टिव जो सिटीजनशिप है वो अपनी मतलब अगर आप देखोगे एक्टिव सिटीजन्स को रोल तब प्ले कर सकते हैं व्हेन दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन दी सिविल सोसाइटी, ठीक है। तो उसको सिटीजनशिप से लिंक करके आपने एक्सप्लेन करना था यहाँ पे। सो उसमें चार पांच पर्सपेक्टिव थिंक करके आप ऐड कर सकते थे। सो दिस अगेन, मतलब ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि मतलब सारा फॉर्डर मटेरियल वाज अवेलेबल विथ यू। मतलब आप ये नहीं सोच सकते कि अरे इसको कहाँ से लिखना है। तो वी हैड ऑलरेडी कवर्ड ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स। मैं कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जहां पे थोड़ा दिमाग भिड़ाना पड़ता। जैसे एक ये क्वेश्चन है, अब बेसिक एंड इरिड्यूसिबल फंक्शन ऑफ फैमिली एज प्रपोज्ड बाय टैलकट पार्सन। इंस्टेंटली अगर आप सोचोगे तो शायद बहुत लोग ये ना समझ पाए कि भाई क्या फंक्शन है फैमिली का। वैसे सब जानते हैं कि भाई प्रोवाइडिंग फॉर सिक्योरिटी, ठीक है, नर्चरिंग चाइल्ड, ठीक है। और पार्सन सोचते ही लोगों का क्या होता है, एजिल फंक्शन याद आ जाता है, ठीक है। तो उसमें अगर आप देखोगे एजिल फंक्शन में फैमिली का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ लेटेंसी। बट जो ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है स्पेसिफिकली है कि व्हाट इज द बेसिक एंड इररिड्यूसिबल फंक्शंस ऑफ फैमिली एज प्रपोज्ड बाय टैलकट पार्सन। तो इसमें देखो मेजरली फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है, और फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव में पार्सन और जो जॉर्ज मोडॉक है, ठीक है, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप फैमिली के टॉपिक को पढ़ोगे तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है। तो इसमें अगर आप देखोगे पार्सन बोलते हैं जो एसेंशियल फंक्शन और इरिड्यूसिबल फंक्शन ये है कि एक तो वो सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एस्पेक्ट में, सोशल एस्पेक्ट में प्रोवाइड करती है, नर्चरिंग ऑफ चाइल्ड। उसके अलावा वो क्या करती है, बेसिकली फैमिली जो होती है, दे प्रोवाइड द स्टेबलाइजेशन ऑफ अडल्ट पर्सनालिटी एंड इमोशनल सपोर्ट, ठीक है। उसके अलावा मोडॉक के पॉइंट्स थे, बट यहाँ पे सिर्फ आपको पार्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करना था। तो एक जैसे ये क्वेश्चन था हमने ऑलरेडी किया हुआ था, तो यहाँ से आप एक्सप्लेन कर सकते थे। देन देर आर डिफरेंट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव। तो हमने फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो उसमें अगर आप देखोगे जो मैंने येलो में हाईलाइट किया हुआ है कि फैमिली परफॉर्म्स दिस सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, स्टेबलाइजेशन ऑफ अडल्ट पर्सनालिटीज, इमोशनल सपोर्ट, ठीक है। तो चार मेजर की फंक्शंस हैं जो मोडॉक आइडेंटिफाई करते हैं, और मेजरली दो से तीन फंक्शन जो है वो पार्सन आइडेंटिफाई करते हैं इन टर्म्स ऑफ द इररिड्यूसिबल फंक्शंस। जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भाई एक तो सोशलाइजेशन, प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन हमेशा फैमिली रहती है। तो वो आपको एक्सप्लेन करना था बिकॉज इट वाज अ सिंपल 10 मार्कर, तो 150 वर्ड्स में लिखना था।
ठीक है, अगर आप चाहते हो तो थोड़ा एजिल मॉडल से भी इसको आप एक्सप्लेन कर सकते थे, बट देन ठीक है, लेटेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको बता देते। ठीक है, सो ये था ये वाला क्वेश्चन। अब ये तो यार मतलब बिल्कुल ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, मतलब ये तो ऐसा है कि सबको आना ही चाहिए। एंड आपको ऑलरेडी पता है कि मतलब ये सीधा सा क्वेश्चन है कि यूरोपियन एनलाइटनमेंट ऑन रेनेसांस से कैसे सोशियोलॉजी इमर्ज हुआ है। मतलब ये पहला क्वेश्चन होता है जो भी हम जब भी पढ़ते हैं कि भाई हाउ मॉडर्निटी हैज रिजल्टेड इन द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। तो आपको पता ही है दोज थिंकर्स ड्यूरिंग द एनलाइटनमेंट पीरियड, उन्होंने एक सवाल उठाना चालू किया एंड देन उससे आइडियाज आए, देन रेवोल्यूशंस हुए। तो ये मतलब सीधा सीधा सवाल है इसमें, मतलब बट ये जरूर है कि मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि यार इनका ना मतलब अगर आप आंसर प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में टाइम कम लगेगा। मतलब ये चीज मैं थोड़ा ज्यादा एम्फोसाइज करना चाहता हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ऑफ एसेंस रहता है। कुछ क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है, यू विल हैव टू, टाइम लग जाएगा रिकॉल करने में। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप इनको पहले से प्रैक्टिस कर लोगे, जैसे हमने यहाँ पे की हुई है प्रैक्टिस, है ना, और फाउंडेशन बैच में भी करते हैं और जो टेस्ट सीरीज है उसमें भी करते हैं। तो अगर आप ऐसे कर लोगे तो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, बिकॉज आप हैबिट में आ जाते हो लिखने की। तो इसीलिए वो लाइव आंसर राइटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे पूरा सीक्वेंस में रेनेसांस, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, एनलाइटनमेंट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इस क्वेश्चन में तो खैर किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये सवाल भी अगर आप देखोगे रिसर्च मेथड से आया है। अब ये बोल रहा है कि क्या ऑब्जेक्टिविटी ओवर हाइप्ड है। मतलब कहने का मतलब इसका बड़ा सिंपल है, जो यहाँ पे वैल्यू रेलेवेंस की बात कर रहा है वो ये बोल रहा है भाई सोशियोलॉजी में ऑब्जेक्टिविटी पाना बड़ा मुश्किल काम है, और क्या वो ओवर हाइप कर रखी है हमने। स्पेशली सोशल साइंसेस में ऑब्जेक्टिविटी इन रिसर्च लाना बहुत डिफिकल्ट काम होता है। बेसिकली वो ये बोल रहा है जिसपे आप अम्टीन नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हो, और ये डिटेल में आप थ्योरी में क्लास में भी पढ़ते हो। दूसरा, इसको सोल्यूशन जो है देने के लिए उसने ऑलरेडी बता दिया कि नॉन पॉजिटिविस्ट मेथड्स के मेरिट्स और डिमेरिट्स बता दो। ठीक है, पॉजिटिविस्ट जो है वो साइंटिफिक तरीके से पढ़ना चाहते हैं, नॉन पॉजिटिविस्ट मेथड जो है उसको उसके जो है बेसिकली दे वांट टू इंक्लूड केस स्टडी, सो दे वांट टू मेक इट मोर टुवर्ड्स दी सब्जेक्टिव क्राइटेरिया जो रहते हैं, सब्जेक्टिविटी को इंक्लूड करना चाहते हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन वी हैड कवर्ड इन क्लास, क्या नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी साइंटिफिक है या नहीं, तो उसमें मेरिट और डिमेरिट दोनों आ गया। तो जैसे एथनोग्राफी, फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च, एथनोमेथोडोलॉजिकल रिसर्च, ये सारे नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी अप्रोचेस के एग्जांपल हैं। तो इसको डिटेल में हमने कवर किया है कि व्हाट आर द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ इट, क्या फायदा नुकसान है। सब्जेक्टिविटी इज वन ऑफ द बिगेस्ट एलिमेंट। ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर हमने बात करी थी कि भाई ऑब्जेक्टिविटी देखो एज अ डिसिप्लिन अगर आप देखेंगे सोशियोलॉजी में पाना डिफिकल्ट इसलिए है, इट इज डिजायरेबल। ठीक है, इट इज डेफिनेटली डिजायरेबल, बिकॉज किसी भी रिसर्च में अगर आप ऑब्जेक्टिविटी नहीं लाओगे तो बायसनेस का स्कोप रहता है। ठीक है, और रिजल्ट्स में अगर आप देखोगे रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का इशू होता है। इट इज वाई, दैट इज वाई ऑब्जेक्टिविटी इज रिक्वायर्ड। बट व्हेन यू आर डीलिंग विद अ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट और डिसिप्लिन लाइक सोशियोलॉजी, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी जो है रिक्वायर्ड तो है, बट ओवर हाइप्ड इसलिए है क्योंकि आप देखोगे मोस्टली, ठीक है, जैसे अगर आप इसमें एग्जांपल दे सकते थे सोशल फैक्ट्स का, या आप जो है पॉजिटिविस्ट का दे सकते थे, एंड देन इंटरप्रेटिविस्ट अप्रोच जो है उसको मेंशन कर सकते थे, एंड देन नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी की तरफ आप जा सकते थे एक्सप्लेन करते हुए कि व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। तो इसमें फ्लो ऐसा होता, आप ऑब्जेक्टिविटी बताते, पॉजिटिविज्म और बाकी सारे अर्ली थिंकर्स कैसे ऑब्जेक्टिविटी अचीव करने की बात करते हैं, एंड व्हाई इट इज डिजायरेबल इन सोशियोलॉजी या किसी भी सोशल रिसर्च में। देन उसको ओवरकम करने के लिए अगर आप देखोगे जो एक कह सकते हो वाइडर रिसर्च या वाइडर टर्म्स में अगर रिच क्वालिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो यू नीड अ लिटिल बिट ऑफ सब्जेक्टिविटी, और वो आ ही जाती है अगर आप नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी लेके आओगे। तो उसमें आपने मेरिट्स एंड डिमेरिट्स बता दिया नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी का। सो ये अगेन वी हैड कवर्ड इन डिटेल। ये तो यार मतलब ये तो सीधा सीधा सवाल है, मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा वर्बैटिम है। मतलब अगर आप देखोगे यहां तक कि इट इज एग्जैक्टली टेकन फ्रॉम द स्टेटमेंट दैट आई हैव टेकन इन द क्लास। So, how are open and closed system undergoing transformation in the emergence of a new hierarchical social order? Closed and open models of social stratification बताइए, what is mobility? ऐसे दो तीन क्वेश्चन और भी थे, मैंने देखा कि हमने एग्जैक्टली कवर किया हुआ है। तो सोशल मोबिलिटी क्या होती है उसको आपने एक्सप्लेन कर दिया। जैसे एक तरीका ये था आंसर को स्टार्ट करने का कि आप कृत्रिम सौरोकिन का भी मेंशन कर सकते थे कि सोशल मोबिलिटी क्या होती है। तो कई बार ये इंटरेस्टिंग तरीका होता है एग्जामिनर पे हुक क्रिएट करने का, कि आपने किसी थिंकर को मेंशन कर दिया। ठीक है, तो आपने एग्जांपल दे दिया कि भाई ही डिफाइन सोशल मोबिलिटी एज अ प्रोसेस वेयर बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप ट्रांजिशन फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर विद इन द सोशल हायरार्की। ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज्ड क्या होता है, ये इंट्रोडक्शन में हो गया। अब बॉडी में आप ओपन और क्लोज को कंपैरिजन कर रहे हो, बस इतना ही करना था। ठीक है, तो आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो।
सो अगेन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इट वाज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसमें जनरली लोगों को डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बिकॉज यहाँ पे कुछ लोग थोड़े स्टम्प हुए होंगे, ठीक है, बट अगर आपने लाइव क्लास अटेंड करी है तो आप बच गए होगे, क्योंकि आप देखो इसमें हमने कैसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करी थी। अब ये बोल रहा है हाउ डू यू वी और हाउ डू यू व्यू एंड असेस दी ट्रेंड ऑफ डिजिटल एथनोग्राफी। अब बहुत सारे लोग एथनोग्राफी तो समझ रहे हैं बट डिजिटल एथनोग्राफी तो पढ़ी ही नहीं है। और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मैंने क्लास में क्वेश्चन कराया था कि डिजिटल एथनोग्राफी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको नेटनोग्राफी बोला जाता है। ये देखो आप, मैंने क्वेश्चन कराया था कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एथनोग्राफी इन कंडक्टिंग सोशल रिसर्च, और इसमें एक मैंने मेथड में एक एग्जांपल दिया था कि नेटनोग्राफी क्या होती है, ठीक है। ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या ऑनलाइन अगर आप देखोगे पोर्टल को यूज करके की जाती है, तो इसमें मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि व्हाट इज डिजिटल एथनोग्राफी। देन ऑफ कोर्स इसके चैलेंजेस है बिकॉज कई बार लोग रियलिस्टिक नहीं होते, चीजों को सही तरीके से नहीं बताते, रिसर्च करना मुश्किल होता है, टाइमलाइंस मैच नहीं होते, यू नो, सो वो चैलेंजेस आप मेंशन कर सकते थे। बट हैविंग सेड दैट, ये टर्म अगर आप लिखते तो आपको एक नंबर ज्यादा मिल जाता, एक दो नंबर ज्यादा मिल जाता, बिकॉज यू हैव टॉक्ड अबाउट डिजिटल एथनोग्राफी। तो ये सारी चीजें मतलब आप देख सकते हैं कि why it is important to sometimes understand the trend कि whatever is happening। और वो सारी चीजें क्या होती है जब आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे होते हो तो आपको पता रहता है। जैसे मैंने क्वेश्चन कराया था, दो डायरेक्टली नहीं आया बट इसमें से आप एग्जांपल लिख सकते थे कि मैंने एक बताया था कि कैसे जो रिलीजन ओरिजिनेट होता है, बट जो थ्योरीज ऑफ रिलीजन है ऑनलाइन रिलीजियस कम्युनिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ। तो ये ऑनलाइन रिलीजियस कम्युनिटीज को जब आप पढ़ते हो तो आप डिजिटल एथनोग्राफी यूज करते हो, ठीक है। तो उसको आप यहाँ पे ऐसे मेंशन कर सकते थे, जैसे कोविड पैंडेमिक के टाइम पे काफी ज्यादा अलग अलग यू नो ऑनलाइन वर्शिप प्लेटफॉर्म्स बन गए, तो उनका स्टडी करने के लिए आप यूज कर सकते हो। हाउ डिड different ethnographic approaches can be used to understand people on social media। तो वो सारी चीजें जो है यू कुड हैव मेंशन्ड इन दिस आंसर। तो ये एक तरीके से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था कुछ लोगों के लिए, क्योंकि डिजिटल एथनोग्राफी शायद इंस्टेंटली क्लिक ना करे उन्हें कि वाई व्हाट इज डिजिटल एथनोग्राफी। बट देन हम लोग जो मैंने जहां जहां येलो हाईलाइट किया हुआ, मतलब बेसिकली आप समझ लो कि एग्जैक्ट पॉइंट्स वहीं पे पिक किए गए एग्जाम में। देन यार ये तो मतलब बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसमें तो देयर इज नॉट नथिंग मच टू डू। सीधे सीधे पूछ रहा है कि मैक्स वेबर जो प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म है उसको एज अ क्रिटिक ऑफ मार्क्स बताओ। बट हाँ, अब यहाँ पे क्या है कि लोग क्या करते हैं कि उन्होंने वेबर का प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म तो एक्सप्लेन कर दिया, एज अ क्रिटिक ऑफ मार्क्स भी बताना बहुत जरूरी है। मार्क्स की थ्योरी नहीं एक्सप्लेन करनी है आपको, आपको ये बताना है कि कैसे वेबर की जो थ्योरी है प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म व्हिच डील्स विद रिलीजन एंड डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द थ्योरी ऑफ कैपिटलिज्म एंड मार्क्स एंड रिलीजन बोथ। तो अगर आप देखोगे, एक तो क्वेश्चन ये किया था हमने 10 मार्कर क्लास में कि पहले तो आप बता दो प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म और उसका इंप्लीकेशन इन दी मॉडर्न कैपिटलिस्टिक सोसाइटीज। तो आज के टाइम पे आप देखोगे जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज हैं, दे मिमिक व्हाट मार्क्स सेड। तो एक तरीके से मार्क्स की थ्योरी को सपोर्ट भी किया, बट वहां से थोड़ा अलग है बिकॉज मार्क्स के लिए रिलीजन वाज ऑलवेज एक्सप्लॉइटेटिव इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बट वेबर के लिए नहीं है। वेबर के लिए रिलीजन कैन ऑल्सो ब्रिंग अबाउट अ पॉजिटिव सोशल चेंज थ्रू डेवलपमेंट ऑफ, जैसे कैल्विनिस्ट के बारे में उन्होंने स्टडी किया, बट उन्होंने अलग अलग सोसाइटीज को भी स्टडी किया कि कैसे कैपिटलिज्म के डेवलपमेंट में हेल्प करी। बट वहीं पे अगर आप देखोगे देयर वाज आल्सो वन क्वेश्चन जहां पे मैंने डिस्कस किया था कि मार्क्स की थ्योरी ऑफ रिलीजन कैसे वेबर और मैलिनोव्स्की से कंपेयर करोगे आप, एंड विच वन डू यू थिंक इज मोर रेलेवेंट इन प्रेजेंट टाइम्स। तो इसमें चार पांच हमने कंपेयर किया एंड देन देयर वी गिव अ क्रिटिसिज्म कि कैसे वेबर की थ्योरी जो है वो मार्क्स के क्रिटिक के फॉर्म में है, ठीक है। तो वेबर कुछ पॉइंट पे अग्री करते थे कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया इज इंपॉर्टेंट, बट देन जो रिलीजन है इट कैन आल्सो बी एन इन्फ्लुएंशियल फोर्स इन ब्रिंगिंग अबाउट सोशल चेंज थ्रू डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। तो इस पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करना था, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कैपिटलिज्म के डेवलपमेंट से एंड द रोल दैट रिलीजन विल प्ले इन इट। तो ये चीज थी पहले पार्ट में आपको एक्सप्लेन करना था अबाउट उनके जो पूरा प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म का काम है, एंड सेकंड में उसको क्रिटिक ऑफ मार्क्स का पॉइंट ऑफ व्यू भी एक्सप्लेन करना था, नहीं तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे इसमें। तो ये सारी चीजें, तो इसीलिए इट इज ऑलवेज गुड टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस जहां पे आप अलग अलग थिंकर्स की थ्योरीज को कंपेयर कर रहे हो, जैसे डरखाइम को कर रहे हो, वेबर को कर रहे हो, मार्क्स को कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ रिलीजन। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके आंसर आप पहले से प्रिपेयर करके रख लो, बिकॉज दैट विल हेल्प यू अगेन इन एग्जामिनेशन, ताकि आप स्पीड अप कर पाओ चीजों को, ठीक है। तो दिस वाज वन क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 3, एलिनेशन, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब इसमें भी, लेकिन देखो क्या है, इसमें सेलिएंट फीचर्स बताने हैं एलिनेशन के,
तो वो आपको तरीका बताना पड़ेगा चारों वाला कि कैसे एलिनेशन होता है फ्रॉम द प्रोडक्ट, फ्रॉम द प्रोसेस, फ्रॉम अदर वर्कर्स एंड फ्रॉम सेल्फ, बिकॉज क्रिटिकल एनालिसिस है, सो यू विल हैव टू गिव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो दोनों तरीके से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इसमें अगर आप कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस लिख दोगे ऐसे कि कैसे आज के टाइम पे, और ये देखो गिग इकोनॉमी के ऊपर भी सवाल आ गया डायरेक्टली। तो अगर यू मेंशन अबाउट हाउ पीपल हु आर इन द आईटी या गिग इकोनॉमी में दे जनरली फेस दिस, एक रॉबर्ट ब्लॉनर का टेक्नोलॉजी एंड एलिनेशन का पॉइंट भी मैंने डिस्कस किया था क्लास में, वो भी मेंशन कर सकते थे आप। ठीक है, इन द सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर कि कैसे एलिनेशन होता है। बट मेजरली अगेन इट इज डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब इट डिपेंड्स कि आप इसको कैसे सॉल्व करते हो, इसको कैसे अप्रोच करते हो, तो वो ज्यादा सिग्निफिकेंट रहेगा। देन क्वेश्चन नंबर 4 इज मिक्स्ड मेथड। ये तो मतलब एग्जैक्ट पेपर में आया, तो ये कुछ लोगों का मैसेज आया। सो अनुजा इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स जो मेरे प्रोग्राम में एनरोल थी, एंड देन अदर पीपल आल्सो रिसीव द मैसेज। मैं सारे लोगों के कंपाइल नहीं कर पाया। सो ये क्वेश्चन जो है ये वर्बैटिम पेपर में है, मतलब मैंने ये क्वेश्चन ही दिया था क्लास में कि डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ यूजिंग मिक्स्ड मेथड्स इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च। अब इससे फायदा क्या हुआ कि आपको ना एग्जाम में सोचना नहीं पड़ा ऐसे क्वेश्चन के बाद। ठीक है, आपने आंसर ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा था, मॉडल आंसर भी था आपके पास और आपने क्लास में लिखा भी हुआ था। जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा, अरे ये तो यार क्लास का सेम क्वेश्चन आ गया, बस उसकी स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन आप देखो, चैलेंजेस एंड लिमिटेशन यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। जो क्वेश्चन पढ़िए आप और आंसर देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिक्स मेथड, इसका स्ट्रेंथ और लिमिटेशन बताइए सोशल रिसर्च में। हमने क्या किया, इंप्लीकेशन ऑफ मिक्स मेथड इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च, बेनिफिट क्या है, चैलेंजेस क्या है, एग्जाम्पल क्या है, खत्म, कोई जरूरत ही नहीं है। पहले से आंसर रटा रटा है, मतलब पेपर आउट करा दिया बेसिकली आपने। मतलब कहने की बात ये कि इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू समटाइम्स प्रिडिक्ट कि एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है। अगर आपने ढंग से प्रैक्टिस करी है तो ये जो है मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा जो काफी लोगों को लगा। जैसे व्हाट शी डिड वाज कि उन्होंने पूरा जो सेशन है, जितने भी टेस्ट हमने करे थे, उसको ही रिवाइज किया लास्ट फ्यू डेज में। सो दिस इज आल्सो गुड स्ट्रैटेजी कि आप लास्ट में सिर्फ टेस्ट से ही रिवाइज करते रहो, बिकॉज वो नोट्स आपके ऑलरेडी बने हुए हैं। ठीक है, कोई नई चीज पढ़ना अवॉइड करिए अंटिल अनलेस सम न्यूज़पेपर यू कम अक्रॉस सम न्यूज जो रेलेवेंट हो आपके एग्जाम के लिए, जो आप वहां पे कोट कर सको। ठीक है, अदरवाइज तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ इट। ठीक है, क्लियर है यहां तक सबको? एनी डाउट्स? चलिए, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन। अभी देखिए मैंने आपको दिखाया कि गिग इकोनॉमी के ऊपर सवाल एक आया हुआ है, और ये एक्सपेक्टेड था। आप सोचिए ना, स्विगी जोमेटो इतना ज्यादा न्यूज में है, ओला उबर न्यूज में है, व्हाई डू यू थिंक कि गिग इकोनॉमी में नहीं पूछेगा? और पहले भी आया था कोविड के टाइम पे, अभी भी आएगा ही आएगा। तो गिग इकोनॉमी का क्या इम्पैक्ट है लेबर मार्केट पे एंड वर्कर के सोशल सिक्योरिटी पे? सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है, गिग इकोनॉमी का सोशल सिक्योरिटी नहीं है। ये हमने काफी डिटेल में क्लास में डिस्कस भी किया हुआ है, गिग इकोनॉमी का इम्पैक्ट इन वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ के टॉपिक में। ठीक है, और उसके अलावा आप देखिए एग्जैक्ट क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया था कि इवैल्यूएट द ग्रोइंग गिग इकोनॉमी सिस्टम इन इंडिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द न्यू वर्किंग क्लास, क्योंकि नई वर्किंग क्लास इमर्ज हुई है ना, तो फ्लेक्सिबिलिटी है, ऑटोनॉमी है, बट प्रिकेरियस एम्प्लॉयमेंट। तो ये देखो जो पॉइंट हमने मेंशन किया हुआ है क्लास में, एग्जैक्टली क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि भाई इनका सोशल सिक्योरिटी का इशू है। ठीक है, बिकॉज कोई फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, सिमिलरली कैसे ग्लोबलाइजेशन हैज ब्रॉट चेंजेस इन द पैटर्न्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये बताइए, हैज इट बेनिफिटेड इन अ वर्क लाइफ बैलेंस? ठीक है, कुछ लोग अभी जैसे अभी रिसेंटली न्यूज आई है, बैंगलोर से कोट कर सकते थे कि एक बंदा है, वो आईटी इंजीनियर है, क्योंकि वो एलिनेटेड फील करता है तो वो कम समटाइम्स ही वर्क्स एज अ गिग वर्कर। वो उबर ओला चलाता है क्योंकि उसको अकेले वो आइसोलेटेड फील करता है, तो वो लोगों से मिलता है। वो भी एक एग्जांपल आप एलिनेशन को गिग इकोनॉमी से भी लिंक कर सकते थे, क्योंकि क्वेश्चन देखो बोल रहा है इन टर्म्स ऑफ दो पार्ट में पूछा है कि इंपैक्ट ऑन लेबर मार्केट, ठीक है, और दूसरा सोशल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेबर के पास अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है, ठीक है, दे हैव मच मोर स्कोप नाउ, बट देन सोशल सिक्योरिटी का एक कंसर्न है वहां पे, क्योंकि कोई फिक्स टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो ये जैसा कि आप देख सकते हो, इस पे हमने काफी डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, तो इसमें पॉइंट्स जनरेट करना वुड नॉट बी अ चैलेंज अगेन, अगर आपने पहले से प्रैक्टिस किया और अगर आप करंट अफेयर्स को इंक्लूड करके चल रहे हो। इफ यू कैन कोट सम एग्जांपल्स ओवर हियर, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। नाउ ये थोड़ा अप्लाइड क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसमें वो बोल रहा है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये पता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन था, मैंने क्लास में क्वेश्चन कराया था ऑन द यूज ऑफ एआई एंड द इंपैक्ट ऑन लेबर एंड जॉब एंड नेचर ऑफ वर्क पे, ये मैंने क्लास में कराया था। अब ऑब्वियसली उसने बहुत स्मार्टली एआई मेंशन नहीं किया,
उसने बोला कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कैसे हुआ है और उसका ऑटोमेशन के साथ साथ नेचर ऑफ वर्क और एम्प्लॉयमेंट कैसे चेंज हो रहा है। तो इसमें एक एग्जांपल गिग भी आ जाता, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम बढ़ गया है, ठीक है, जूम बेस्ड वर्क हो गया है, बट नो पर्सनल लाइफ, नो वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है, उसका नेचर ऑफ वर्क कैसे चेंज हो गया है और एम्प्लॉयमेंट कैसे हो गया, एम्प्लॉयमेंट हैज बिकम मच मोर कॉन्ट्रैक्चुअल। इनफैक्ट रिसेंटली मैं भी डिस्कस कर रहा था कि फॉर्मल प्रोसेस में भी इनफॉर्मलाइजेशन हो गया है, एंड मून लाइटिंग का कॉन्सेप्ट आप डाल सकते थे, उस कॉन्टेक्स्ट में भी आया है, ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी से क्या हो गया है कि ईज बढ़ गई है। अभी बहुत सारी कंपनीज जो है वापस से लोगों को बोल रही है दे हैव टू शिफ्ट फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम टू वर्क फ्रॉम ऑफिस। तो हाउ डज द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, नई टेक्नोलॉजी आ गई, इट एंड विद द एडवांसमेंट ऑफ एआई इट इज ऑल्सो टेकिंग अप अ फ्यू जॉब्स। देयर इज नो डिनाइंग दैट फैक्ट कि कुछ लोगों की जॉब्स गई है एआई की वजह से, दे हैव टू अडैप्ट देमसेल्व्स। तो नेचर ऑफ वर्क भी चेंज हो रहा है, स्पेशलाइज हो रहा है, बहुत ज्यादा और ज्यादा स्पेशलाइजेशन हो रहा है, डिविजन ऑफ लेबर चेंज हो रहा है, ठीक है, एंड देन also at the same time it is also creating new opportunities for women, ठीक है, स्किलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे डायमेंशन यहाँ पे लिख सकते थे। थोड़ा ये अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन था, इट वाज नॉट अ क्वेश्चन जिसमें आप डायरेक्टली पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो, बट हाँ अगर आपने ढंग से रिवीजन किया हुआ है तो आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं। जैसे देखो आप यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ब्लॉनर का पॉइंट है, ठीक है, रॉबर्ट ब्लॉनर ने एलिनेशन और टेक्नोलॉजी के रोल के बारे में बताया। तो अब ऑटोमेशन से क्या हो रहा है कि भाई एलिनेशन के चांसेस बढ़ रहे हैं, बट रॉबर्ट ब्लॉनर ने अपने पॉइंट में बताया था कि सर्टेन टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी जो है उससे एलिनेशन होता है। तो एक पॉइंट आप ब्लॉनर का भी डाल सकते थे थोड़ा एलिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे यहाँ पे आंसर में एक फील गुड फैक्टर आ जाता है एग्जामिनर के लिए, ठीक है, और ऑब्वियसली बाकी सारे डायमेंशन तो है, ठीक है। जो लोग कमेंट कर रहे हैं अबाउट सोशियोलॉजी कोर्स, तो मैं अभी करंटली आई एम टेकिंग अ फाउंडेशन बैच ऑफ सोशियोलॉजी, इसमें मेंटरशिप एंड लाइव आंसर राइटिंग भी है, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया हुआ है, सो यू कैन लुक आउट और चेक दैट आउट। फ्रॉम द कमेंट सेक्शन में भी देख सकते हो, मैंने पिन किया हुआ है, अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हो, वहां से भी देख लेना। बाकी यू कैन रीच आउट टू मी, नंबर यहाँ पे दिया हुआ है एंड द स्लाइड, सो इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन रीच आउट टू द टीम 8800 770 498, और यू कैन मैसेज मी ऑल्सो, सो इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं, सेक्शन बी आ गया। अब अगेन दीज आर द कंपल्सरी क्वेश्चंस, इसमें किसी को कोई डाउट है? सो अब यार ये तो देखो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है अगेन, ठीक है। सोशल फैक्ट क्या होता है आपको बताना है। तो एज यू नो सोशल फैक्ट इज एन एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल, ठीक है, पूरा डरखाइम ने बताया हुआ है सोशल फैक्ट के बारे में, एक्सटर्नलिटी, ठीक है, और फ्रॉम बेसिकली फ्रॉम द स्टडिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सोशोलॉजी में उन्होंने बोला कि सोशोलॉजी को सोशल फैक्ट की तरह पढ़ना चाहिए, उन्होंने रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड में लिखा हुआ है। एंड मैरिज, फैमिली, इवन सुसाइड इज अ सोशल फैक्ट उन्होंने बताया, बिकॉज इंडिविजुअल का कंट्रोल नहीं है सुसाइड पे, दैट इज व्हाट हिज थ्योरी वाज, तभी उन्होंने उसको बोला कि ये सोशल फैक्ट है। तो अब इसमें फर्स्ट पार्ट में आपको सोशल फैक्ट के बारे में बताना था, वही 4 पॉइंट, एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल, हैज अ कंट्रोल ओवर द इंडिविजुअल, वो 4 पॉइंट बताने। उसके बाद लास्ट में आपको सुसाइड को एक्सप्लेन करना था, ठीक है, 10 मार्क्स में था तो ज्यादा डिटेल में नहीं आ सकते, टाइप्स ऑफ सुसाइड बता देते, मेन फैक्टर वाज इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन का, चाहे तो वो बॉक्स वाला एक ग्राफ बना देते जिससे आप एक्सप्लेन कर सकते थे टाइप्स ऑफ सुसाइड, ठीक है, और उसमें एक एक पॉइंट में एक एक एग्जांपल, इगोइस्टिक सुसाइड जैसे लिखा है, अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, ठीक है, एनेमिक सुसाइड, एक लाइन में बताया एग्जांपल, खत्म, ठीक है, बस इतना ही करना था, क्योंकि 10 मार्कर है तो यू डू नॉट हैव मच स्पेस, 150 वर्ड्स में लिख के खत्म करना, ठीक है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन था, इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं थी। अब ये भी क्वेश्चन अगर आप देखोगे डायरेक्टली क्लास से आया हुआ है, हमने कवर किया हुआ है, ये बोल रहा है मीट का आइडिया बताइए फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ थ्रू जनरलाइज्ड अदर। अभी जनरलाइज्ड अदर आप देखोगे, ठीक है, क्या होता है, ये बेसिकली कॉमन बिहेवियर जो सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करती है, ठीक है। तो जनरलाइज अदर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना था आई एंड मी कैसे डेवलप होता है, उसमें जनरलाइज अदर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था, सिग्निफिकेंट सिंबल या फिर जनरलाइज अदर, बेसिकली सोशली एक्सेप्टेबल वेज, जो तरीके होते हैं जिससे लोग बिहेव करते हैं, वो आपका जनरलाइज अदर का पार्ट होता है। तो ये चीजें हमने नोट्स भी क्लास में कवर किया हुआ है, प्लस अगर आप देखोगे हमने इसके ऊपर क्वेश्चन भी किया हुआ था कि डू यू थिंक आई एंड मी आर सेंट्रल टर्म्स इन मीट वर्क, कैसे डेवलप होता है और कैसे सेल्फ कॉन्शियसनेस डेवलप होता है वो बताइए। तो वो सेल्फ कॉन्शियसनेस जब तक डेवलप नहीं होगा, जब तक ये तीनों स्टेज से नहीं जाओगे, तो उसमें प्ले स्टेज और गेम स्टेज, उसमें गेम स्टेज में जब आप जाते हो दुनियादारी थोड़ी समझ में आती है, तो जनरलाइज्ड अदर का कॉन्सेप्ट वहां से निकल के आता है। बेसिकली दैट इज दी हाउ डू यू अंडरस्टैंड द एटीट्यूड ऑफ द इंटायर कम्युनिटी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बताना, तो इट वाज अगेन नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन पर से टू हैंडल।
ठीक है। सो जीएच मीट का तो देखिए कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है इस मामले में कि वो सीधा सीधा क्लास से आया है। नाउ अब ये देखो ये वर्बैटिम क्वेश्चन कैसे आया है, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन अगर आप देखोगे क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछा गया है, जो हमने क्लास में किया, ये बोल रहा है डिफरिंग प्रिंसिपल्स ऑफ वर्क ऑर्गेनाइजेशन इन फ्यूडल एंड कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, 10 मार्क। एग्जैक्ट क्वेश्चन टेस्ट में सेशन नंबर 11 में हमने कवर किया था लॉज में, डिस्टिंग्विश बिटवीन दी सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क, सेम चीज है, इन फ्यूडल एंड कैपिटलिस्टिक सोसाइटी। आप देखो आपके सामने एग्जांपल है, एग्जैक्ट मतलब एक वर्ड भी चेंज नहीं किया मैंने, और ये सेशन नंबर 11 में हमने कवर किया था अपनी लाइव क्लास में, आप देख सकते हो। तो फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी और कैपिटलिस्ट सोसाइटी में वर्क कैसे अलग अलग था, ठीक है, लैंड ओनरशिप के बेसिस था, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में इट इज बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्री ओनरशिप, ठीक है, कैसे स्पेशलाइजेशन है, डीओएल कैसे चेंज हो रहा है, उसके बेसिस पे वर्क कैसे चेंज हो रहा है। सो इट इज वर्बैटिम व्हाट वी हैव प्रैक्टिस, मतलब आपको कुछ नहीं करना था, वो क्लास वाला आंसर बस जाके रिप्रोड्यूस करने था वहां पे, बस कुछ नहीं करना था, आपको दिमाग ही नहीं लगाना, मतलब ऐसा है कि बिल्कुल वो रोबोटिक हो जाता कि आप गए, आपने क्वेश्चन देखा, अरे मैंने तो किया हुआ है, फटाक से आपने कॉपी पेस्ट मार दिया उसको, इट वाज लाइक दैट। सो एग्जैक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, आप देखो वर्बैटिम फ्रॉम द क्लास, ए सेम टू सेम, कोई वर्ड ही चेंज नहीं किया उसने, वही पूछ लिया, देखो ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन नाउ हाउ, ये हम आई थिंक जब मैं ये चैप्टर पढ़ाना चालू करता हूं, ठीक है, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी या वेबर के बारे में, आई थिंक पहली लाइन मेरी यही होती है हमेशा कि पावर और अथॉरिटी को मैं डिफरेंशिएट कराता हूं। क्वेश्चन भी एग्जैक्टली ये पूछा गया है कि व्हाट इज पावर एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अथॉरिटी। Power is the ability to do whatever you want to do, or basically power is the ability of an individual or group to have a communal action, ठीक है, irrespective of other person wishes। but power क्या होता है कि हमेशा नहीं रहेगा, उसके लिए अथॉरिटी होना जरूरी है अगर वो आपको लॉन्ग लास्टिंग चाहिए, तो इसलिए पावर जो है लेजिटिमेट होगी तो अथॉरिटी बन जाएगी, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो लेजिटिमेट अथॉरिटी इज, लेजिटिमेट पावर इज बेसिकली अथॉरिटी। अब इस पे हमने न्यूमरस क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए हैं, ठीक है, जैसे टाइप्स ऑफ अथॉरिटी बोल रहा है वेबर, बेसिकली आइडियल टाइप एक्सप्लेन करना है आपका वेबर का, कैरिज्मेटिक अथॉरिटी, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, रैशनल लीगल अथॉरिटी, ठीक है, उसके एग्जांपल दे देते आप, यू नो यू कुड हैव गिवन प्राइम मिनिस्टर का एग्जांपल। फिर सिमिलरली पावर का हमने देखो अलग से क्वेश्चन किया हुआ है, फिर वी हैव डेफिनेशन ऑफ पावर, टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, एग्जैक्ट क्वेश्चन किया हुआ है प्रैक्टिस। देखो क्वेश्चन क्या था कि पावर इज नॉट अ जीरो सम गेम, डिस्कस विद रेफरेंस टू वेबर्स एंड पार्सन व्यू। पावर को डिफाइन किया, ठीक है, एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप टू अचीव देयर गोल्स इवन अगेंस्ट ऑपोजिशन, डिफाइन करने के बाद टाइप्स ऑफ अथॉरिटी बता दी, एग्जैक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस को अगेन जाके कॉपी पेस्ट करना आपको एग्जाम में, कुछ भी आपको छेड़ना ही नहीं था, ठीक है, कॉपी पेस्टिंग डन, दिख रहा है। सो जब मैं इसलिए बोलता हूं कि वाई सोशोलॉजी इज अ वेरी गुड ऑप्शनल, सोशोलॉजी में एटलीस्ट ये एलिमेंट तो है कि देयर इज एन एलिमेंट ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, और जो आप पढ़ रहे हो वो बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, ठीक है, उसके साथ साथ क्या है, जो भी चीजें आपके अगल बगल हो रही हैं, ठीक है, वो चीजें आपके यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका 5 का बी वाला, एग्जामिन द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन सोशल चेंज, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन द इंक्रीजिंग ट्रेंड इन ऑनलाइन एजुकेशन। इसके ऊपर हमने मतलब मुझे लगता है 5-6 क्वेश्चन, 5-6 टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे, कि पहला तो ये है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी सोशल चेंज कैसे लाता है, तो इसमें पूरा का पूरा टॉपिक ही है कि व्हाट आर द डिफरेंट एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज, सो टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, टेक्नोलॉजी एंड सोशल फैक्टर्स, तो ये हम पूरा डिटेल में कवर करते हैं, अलग अलग थिंकर के पर्सपेक्टिव है कि मार्क्स ने क्या बोला, देन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने कैसे चेंज किया। तो अब इसने बोला कि भाई टेक्नोलॉजी और साइंस का रोल, मतलब पूरी की पूरी सोसाइटीज चेंज हो गई। अब देखो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से या जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ, पूरा का पूरा आपका फ्यूडल सिस्टम से आप देखो पूरा कैपिटलिस्ट सिस्टम आ गया, तो ऐसे सोसाइटीज चेंज हो रही हैं, उसको आप एक्सप्लेन करते हैं। देन ऑनलाइन एजुकेशन एंड टीचिंग के बारे में, जैसा कि अभी आप देख रहे हो कैसे ट्रेंड बढ़ा है स्पेशली पोस्ट कोविड, तो इसी के ऊपर अगर आप देखोगे, वी हैड कवर्ड अ क्वेश्चन इन क्लास 20 मार्क का कि what how is the rise of digital education and AI can bridge the gap in learning, also has privatization of education led to increasing inequality, critically comment। तो कैसे ऑनलाइन एजुकेशन, इसमें देखो मैंने बहुत सारा डेटा दिया है जो हमने क्लास में कवर किया था। इनफैक्ट आज की ही न्यूज में स्वयं पोर्टल के ऊपर एक आर्टिकल आया है कि कैसे स्वयं पोर्टल में कुछ कुछ चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, तो स्वयं हो गया, डेटा डाल दिया, प्रथम एनजीओ एसर रिपोर्ट का डाल दिया, कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, स्किल डेवलपमेंट में फोकस है, बट देन डिजिटल डिवाइड इज अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है, टीचर ट्रेनिंग के ऊपर एनईपी पे फोकस होना चाहिए। सो इंडिया सेंट्रिक भी और वर्ल्ड सेंट्रिक भी, सो द राइज ऑफ यूनिकॉर्न्स, यू नो लाइक बायजूस एंड एकेडमी इन देयर फॉल एज वेल, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आप देखोगे डिजिटल एजुकेशन या ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के बूम की वजह से आया है। तो उसके पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव भी हैं, बिकॉज इसमें आप देखोगे ओपिनियन पूछा है आपका,
तो यू विल हैव, क्योंकि 10 मार्कर है तो ज्यादा स्कोप नहीं है, तो यू विल हैव टू राइट बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो दो दो पॉइंट या तीन तीन पॉइंट इन पॉजिटिव एंड 2 पॉइंट इन नेगेटिव आप यहाँ पे लिख सकते थे, बिकॉज यहाँ पे स्कोप नहीं है, 10 मार्कर है। तो कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्प करता है, 5 पॉइंट्स। एंड देन सेकेंड हाफ ऑफ द क्वेश्चन इज ऑनलाइन एजुकेशन से आप कुछ डेटा कोड करते हो, यू वुड हैव गिवन सम थ्योरी एंड देन यू वुड हैव मेंशन्ड अबाउट द हाउ इट हैज इंपैक्टेड एजुकेशन एंड टीचिंग। क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोग सिर्फ शायद इसको एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बट अगर आप ध्यान से देखोगे इसका सेकंड पार्ट बोल रहा है टीचिंग को कैसे इंपैक्ट किया है। ठीक है, तो इसीलिए आप देखोगे टीचर ट्रेनिंग इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको मेंशन करना था, जो हमने क्लास में भी कवर किया हुआ है। टीचिंग मेथोडोलॉजी, टीचिंग पेडागोजी पे भी इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। ठीक है, कुछ लोग अकस्टम हो पाए, कुछ लोग नहीं अकस्टम हो पाए। एक न्यू वेव ऑफ टीचर्स, एंटरप्रेन्योर्स एंड एजुकेटर्स भी इमर्ज हुए हैं इससे, राइट। rise of or the role of social media in contemporary social movements and describe the challenges, verbatim from class, verbatim from class। ठीक है, आप देखो क्वेश्चन क्या करा है, कैसे रोल ऑफ सोशल मीडिया पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन में और सोशल मूवमेंट या प्रोटेस्ट मूवमेंट में हेल्प करता है। एक क्वेश्चन हमने किया था, सोशल इंटरकनेक्शन बिटवीन सोशल मीडिया एंड मास मोबिलाइजेशन इन इंडिया। तो सोशल मूवमेंट में देखो यहाँ पे मी टू मूवमेंट, ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे आप देखो अम्ब्रेला मूवमेंट, 50 मूवमेंट हैं जिसको आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते थे। हमने वर्बेटिम क्लास में कवर किया है हु बहू, ठीक है, कि कैसे सोशल मीडिया आज के टाइम पे सोशल मूवमेंट्स बहुत फास्ट हो गए हैं। ठीक है, बट देन डिसइंफॉर्मेशन का भी प्रॉब्लम है, क्योंकि कई बार क्या देखोगे आपकी, कई बार चीजें डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं होती उस तरीके से जैसी होनी चाहिए। ठीक है, सो राइज ऑफ डिसइंफॉर्मेशन इज ऑल्सो देयर। ठीक है, सो एक तो ये चीज है। सो बहुत सारे पर्सपेक्टिव है कि जैसे एंटी करप्शन मूवमेंट में अन्ना हजारे के टाइम पे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इनफैक्ट इंडिया अगेंस्ट करप्शन सक्सेसफुली बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ सोशल मीडिया हुआ। ठीक है, वाइड स्प्रेड मोबिलाइजेशन में हेल्प किया। तो कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट से उसने पूछा है कि भाई आप बताइए कि आज के टाइम पे एग्जैक्ट देखिए कंटेम्प्रेरी कंटेम्प्रेरी इंडिया। ठीक है, बस ये कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से पूछा है। यहाँ आपको आपको थोड़ा ग्लोबल पर्सपेक्टिव देना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया। तो चाहे आपका टुनिशिया में आप देखोगे अरब स्प्रिंग है, इंटरनेट की वजह से काफी ज्यादा फेमस हो गया, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। और अभी आप देखोगे बहुत सारे प्रोटेस्ट मूवमेंट्स हो रहे हैं अलग अलग कंट्रीज में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया जो है एक बहुत बड़ा टूल बन के आया है, ठीक है, इन यूनाइटिंग द वॉइसेस अक्रॉस द ग्लोब। सो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये चीज का जरूर ध्यान रखिए कि आप कौन सा पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीजें मेंशन करनी है। इफ इट्स अ पेपर वन, यू विल हैव टू गिव अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव, आपको बताना पड़ेगा। यू जस्ट कैन नॉट राइट ओनली अबाउट इंडिया। इसलिए अलग अलग सोशल मूवमेंट्स को आप कोट कर सकते थे। फ्रांस में जैसे येलो वेस्ट मूवमेंट था, उसको आप कोट कर सकते हो। ठीक है, मी टू, हैशटैग मी टू तो खैर, ब्लैक लाइव्स मैटर बिगेस्ट एग्जांपल, ठीक है, ऑफ द यूज ऑफ सोशल मीडिया एंड मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल। पूरा का पूरा यूएस पूरा हिला दिया उसने। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते थे। नाउ ये पूरा अप्लाइड क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे थोड़ा जीएस ओरिएंटेड ज्यादा था। ये बोल रहा है कि कैसे मल्टीकल्चरल सोसाइटीज अकोमोडेट डाइवर्सिटीज लाइक एथनिक, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजन। तो इसमें आप जर्मनी का एग्जांपल दे सकते थे, इंडिया का एग्जांपल दे सकते थे, यूएस का एग्जांपल दे सकते थे। 4-5 कंट्रीज का आप दे सकते हो। ठीक है, सो यू कैन गिव वन फ्रॉम प्रोबेबली फ्रॉम लैटिन अमेरिका। तो 4 अलग अलग रीजन हो जाते। तो एथनिक भी है, लिंग्विस्टिक भी, और यू कैन गिव वन एग्जांपल ऑफ मिडिल ईस्ट कंट्री लाइक टर्की, जहां पे आप कुर्द्स भी हैं, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स भी हैं। तो जनरली क्या होता है, 3-4 तरीकों से होता है। देखो कैसे अकोमोडेट करता है, ठीक है, एंड मेजर चैलेंजेस क्या है। तो चैलेंजेस वाला पार्ट देखोगे आप, जैसे फंडामेंटलिज्म, ठीक है, राइज ऑफ हेट क्राइम्स, ठीक है, राइज ऑफ रेशियल क्राइम्स, ये सारे, और जो नेशन स्टेट है, ठीक है, उसके सेकुलरिज्म को अफेक्ट करता है, ये सारे पॉइंट मेंशन कर सकते थे। देन कैसे ये अकोमोडेट करता है, थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लॉ में इंक्लूड कर दिया जाता है प्रोटेक्शन, जैसे इंडिया में इंक्लूड किया हुआ है, यूएस में इंक्लूड किया हुआ है। देन देयर आर सम efforts which are taken by the governments as well, then civil society का बहुत important role होता है। So generally आप देखोगे, and then society at large, generally आप देख सकते, India has been a melting pot of cultures। तो उस point of view से देखोगे ethnic, linguistic and religious diversity US and India में देखने को मिलती है। बट जैसे कि आप ये देख रहे हैं, यूरोप में एक वेव है, रेशियल टेंशन है, या ऑस्ट्रेलिया में आप देखोगे रेशियल एथनिक टेंशन एंड क्लैशेस हो रहे हैं। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से आप चैलेंजेस को मेंशन कर सकते थे। सो अगेन दिस इज अ अप्लाइड क्वेश्चन, ठीक है, दिस वाज नॉट अ डायरेक्ट क्वेश्चन, बट इसमें अगेन पॉइंट्स जो है, आप जो अगर आप कुछ कुछ जैसे इसमें अलग अलग रिलीजियस रिवाइवलिज्म, फंडामेंटलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप भी लिख सकते हो। ठीक है, एथनिक क्लैशेस उसकी वजह से भी बढ़ रहे हैं, एंड उसका भी एक
इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है. देन दिस इज अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम क्लास, एनिमिज्म और नेचरिज्म. इनफैक्ट हमने इसमें डिटेल में कवर किया था. तो एनिमिज्म, एज यू नो, इज बेसिकली बिलीविंग इन स्पिरिचुअल बीइंग्स. जैसे हर ऑब्जेक्ट में एक आत्मा होती है, बेसिकली वैसा वाला कॉन्सेप्ट है. तो इसमें हमने टाइलरिज्म, टोटमिज्म, एनिमिज्म में डिटेल में डिस्कस किया था. ठीक है. सो उसके अलावा जो नेचरिज्म है, इट इज बेसिकली द थ्योरी वाज बाय म्यूलर. ठीक है. जिन्होंने बताया कि कैसे ह्यूमन जो है नेचर वर्शिप करते हैं, सन, मून एंड विंड. ठीक है. माइथोलॉजी का थोड़ा लिंकेज यहाँ पे देखने को मिलता है. तो अगेन अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द क्लास नोट्स, क्लास टॉपिक्स एंड आंसर राइटिंग. तो ये इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है. ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है. हाँ, ये अगेन थोड़ा थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करने का आपको टाइम मिलेगा, बिकॉज इसमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव लिखने पड़ते हैं. बिकॉज ये बोल रहा है क्वेश्चन कि क्या मॉडर्नाइजेशन और सेकुलराइजेशन नेसेसरली गो टुगेदर, गिव योर व्यूज, 20 मार्कर. अब इसमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव आ सकते थे. इसमें से देखो, अगर डायरेक्टली नहीं पूछा, लेकिन योगेंद्र सिंह का पर्सपेक्टिव बड़ा इंपॉर्टेंट है. मॉडर्नाइजेशन कैसे प्ले आउट करता है. तो उसमें उन्होंने मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन के बारे में बताया, जो हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है. सेकुलराइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, ऑर्थोजेनेटिक चेंजेस, ठीक है, इस्लाम का इन्फ्लुएंस के बारे में बताया, फिर सेकुलर प्रिंसिपल्स कैसे अपहोल्ड होते हैं. तो सेकुलराइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन कई बार क्या होता है कि एक दूसरे के साथ साथ भी चलता है, पर उसके कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी हैं कि कई बार दोनों साथ में नहीं चलते हैं. ठीक है. जैसे सम कंट्रीज है विच आर मॉडर्न इन सेंस बट दे आर नॉट एज सेकुलर. जैसे इस्लामिक कंट्रीज हो सकते हैं कुछ कुछ. ठीक है. सिमिलरली आप ईस्ट में चले जाओ, सम कंट्रीज दे माइट बी मॉडर्न बट दे आर नॉट सेकुलर, दे विल फॉलो सर्टेन रिलीजन. तो उसके दोनों पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव, बोथ द सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट भी है और काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है. बिकॉज गिव योर व्यूज दिया हुआ है, तो आपको लिखना पड़ेगा. जैसे मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिख सकते थे योगेंद्र सिंह के पर्सपेक्टिव से, बट उनके व्यू बता सकते थे. सिमिलरली ग्लोबल पर्सपेक्टिव से यू कैन मेंशन कि कैसे इट डज नॉट ऑलवेज गो हैंड इन हैंड टुगेदर. ठीक है. तो ये दिस इज समथिंग व्हिच यू कैन मेंशन. एंड देन अदर थिंकर्स आप यहाँ पे कोट भी कर सकते थे अबाउट जैसे माइकल फोकॉल्ट का भी एस्पेक्ट में आप लिख सकते थे. पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरी भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते थे. यू कुड हैव मेंशन दोस. क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं. सेवेंथ का सेकंड पार्ट है. अब ये क्वेश्चन अगेन वर्बैटिम फ्रॉम क्लास में आया है, क्योंकि इसने देखो वर्ड बोला है मशरूमिंग ऑफ सेक्स एंड कल्ट. मतलब कैसे ये निकल रहे हैं, कैसे उत्पन्न हो रहे हैं ये, और कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में. तो एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने मशरूमिंग नहीं लिखा, लेकिन मैंने लिखा है कि कैसे ग्रोथ हो रही है ऑफ सेक्स एंड कल्ट इन इंडिया, और क्यों ओरिजिनेट कर रहे हैं. बट वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से है, उसको आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव से भी ऐड कर दो. तो क्या रीजन है? एनिमी हो सकती है. ठीक है. देन दे कैन बी मल्टीपल फैक्टर्स. कई बार सोशल चेंजेस होते हैं, उसके साथ सोसाइटी एडजस्ट नहीं कर पाती है. तो कैरिज्मेटिक अथॉरिटी का, लीडरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, स्पेशली कल्ट में. अगर आप देखोगे तो 10 मार्क का क्वेश्चन है. तो ये हमने काफी डिटेल में क्लास में कवर किया हुआ है कि क्यों ये इमर्ज होते हैं. तो इसमें ग्लोबल पर्सपेक्टिव आप डाल सकते हो. जैसे के जो है, क्लक्स क्लू क्लैन जो है, वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कल्ट. एंड देन 2-3 एग्जांपल आप ग्लोबल दे सकते हो. तो इंडिया में रजनीश ओशो इज कंसिडर्ड एज अ कल्ट. एंड देन आज के टाइम पे और भी बड़े 2-3 इंपॉर्टेंट है. एंड देन सेक्स में आप जैसे दाऊदी बोरा है. ठीक है. बाकी आप देखोगे इस्लाम के कुछ कुछ सेक्स बता सकते थे, बुद्धिज्म के बता सकते थे. तो यू कुड हैव कोटेड दैट इन द एग्जांपल. सो व्हाई दे आर ग्रोइंग, उसका रीजन 3-4 पर्सपेक्टिव, 3-4 पॉइंट. ठीक है. कुछ कुछ यहाँ पे जो सोशल टेंशन होते हैं, कई बार सोशल फ्लक्स आ जाता है, उसकी वजह से जनरली आप देखोगे पीपल या फिर रिलीजन बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो जाती है इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रिंसिपल्स, कोर प्रिंसिपल्स, जो बहुत सारे लोग एडजस्ट नहीं हो पाते उसके परस्पेक्टिव से. तो दे जनरली प्रेफर की थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, मतलब रिलैक्सर फॉर्म और रिलैक्स फॉर्म, और बेसिकली डाइवर्स सेट ऑफ व्यूज जो ब्रेक डाउन कर जाते हैं बेसिकली रिलीजन से. जैसे जनरली आप देखोगे इट इज वेरी कॉमन अमंग स्पेशली ट्राइबल्स में काफी कॉमन है, या पीपल फ्रॉम द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन प्रेफर जनरली सेक्स एंड कल्ट्स. तो उनमें काफी ज्यादा पॉपुलर रहता है. देन पावर के अलग अलग डायमेंशन बताने हैं इन द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ सोशल हायरार्की इन अ सोसाइटी. तो इसमें देखो पावर के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं. इकोनॉमिक पावर हो सकता है, पॉलिटिकल पावर हो सकता है, एजुकेशनल हो सकता है, कल्चरल हो सकता है. तो ये हमने कवर किया हुआ है क्लास में. जैसे ग्राम्सकी को अगर आप कोट करोगे तो यहाँ पे नंबर मिलेगा काफी, कल्चरल पावर. ठीक है. इकोनॉमिक में जैसे आजकल आप देखते ही हो कि जो ज्यादा पैसे कंट्रोल करता है वो पावर इन्फ्लुएंस है. डोमिनेंट कास्ट का पर्सपेक्टिव भी यहाँ पे आप डाल सकते थे कि कुछ कास्ट जो है, ठीक है, इवन दो दे माइट बी lower in the hierarchy, but because they have significant power in terms of political number, significant influence in terms of economic base. तो political power भी आ जाएगी. जैसे अथॉरिटी इन गवर्नेंस कैसे उसको, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से आप बता सकते हो. तो वेबर का पर्सपेक्टिव डाल सकते हो, सी राइट मिल्स का पर्सपेक्टिव डाल सकते हो, कल्चरल पावर में फॉकॉल्ट डाल सकते हो.
देन सोशल पावर, आज के टाइम पे आप देखोगे people having a wide range of social media influence are considered influential and powerful. तो उस perspective से एक क्वेश्चन था. तो अगेन मतलब इसमें थोड़ा अप्लाइड टॉपिक है, नॉट डायरेक्टली समथिंग दैट थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, बट इसमें आप देखोगे कि थोड़ा लुइस अल्थूजर एंड बैसिल बर्नस्टीन का कॉन्सेप्ट डाल सकते हो, कि जैसे मैंने एक क्वेश्चन कराया था अलग से कि नॉलेज और पावर का लिंक कैसे है. सो हाउ समटाइम्स नॉलेज, साइंटिफिक डेवलपमेंट, सो वो भी एक डायमेंशन ऑफ पावर. जैसे आज के टाइम पे इंडिया इज अ सुपर पावर इन टर्म्स ऑफ स्पेस रिसर्च, तो वो भी एक डायमेंशन ऑफ पावर है, ठीक है, बट ये सोशल हायरार्की के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है, तो आपको थोड़ा स्ट्रैटिफिकेशन के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे इसको एड्रेस करना पड़ेगा. Then modern families have not just become nuclear and neo-local but also filiocentric. ये एक क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ कि शायद थोड़ा लोगों को डिफिकल्टी हुई होगी अगर आपने किनशिप का टॉपिक नहीं पढ़ा, बट अगर आप इग्नू से भी देखोगे और हमने क्लास में कवर किया हुआ है, फिलियोसेंट्रिक का मतलब ये होता है, और वो बड़ा रेलेवेंट है क्योंकि आज के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे, ठीक है, फोकस क्या हो गया है, चिल्ड्रन सेंट्रिक हो गया है, बच्चों के लिए सब कोई करता है. तो फिलियोसेंट्रिक का मतलब होता है चिल्ड्रन सेंट्रिक, बच्चों पे एम्फेसिस ज्यादा है. तो आजकल तो माँ बाप जो है सब कुछ ही बच्चों के लिए कर रहे हैं. इनफैक्ट दे आर लीविंग देयर हाई पेइंग जॉब्स, क्योंकि बच्चों को एजुकेशन जो है शायद किसी स्कूल में अच्छी मिलेगी तो वो शहर चले जाएंगे. तो फोकस जो है वो, अब जैसे देखोगे क्वेश्चन क्या है कि चेंजिंग डायनेमिक ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर, तो उसमें हमने फिलियोसेंट्रिक के बारे में डिस्कस किया था, कैसे मॉडर्नाइजेशन इन्फ्लुएंस कर रहा है. तो जो है आपकी न्यूक्लियर फैमिलीज तो बनी रही है, नियो लोकल फैमिलीज भी हैं, ठीक है, बट एट द सेम टाइम द फोकस इज ऑन चिल्ड्रन. तो ये उस पर्सपेक्टिव से पूछा गया था. तो हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस टर्म. तो बच्चों के एजुकेशन पे, बच्चों की सिक्योरिटी पे, ठीक है, बच्चों जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके डेवलपमेंट पे पूरा फोकस है. सो व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट, ठीक है, वो पॉइंट आपको यहाँ लिखना है. तो उसमें वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स आल्सो बिकॉज पेरेंट्स आर बोथ वर्किंग, और मे बी वन पेरेंट, जैसे आजकल ये भी ट्रेंड चेंज हो रहा है, सो यू हैव मोर ऑफ women going outside and being the bread earner. So father is there at home to look after the children, so they sometimes compromise in terms of job opportunities. Sometimes they distance themselves from families for the development or focus of the children. तो फिलियोसेंट्रिक मतलब इट इज ऑल एंड चिल्ड्रन की बात बड़ी मानी जाती है, उनका दबदबा बढ़ गया, इन्फ्लुएंस बढ़ गया, तो सेंटर ऑफ द हाउस होल्ड इज नाउ चिल्ड्रन. सो वो फिलियोसेंट्रिक होता है. तो ये अगेन दिस इज समथिंग जो इसके ऊपर कुछ आर्टिकल्स आए थे न्यूज़पेपर में, ईपीडब्ल्यू में, ठीक है, वो अगेन एन अप्लाइड क्वेश्चन है जो हम एग्जाम में कर सकते थे. देन नेक्स्ट इज, अच्छा ये तो मतलब अगेन वर्बैटिम है, कई सारी थ्योरीज होती हैं सोशल चेंज की, बट पहली थ्योरी जो हम करते हैं हमेशा वो यूनिलीनियर थ्योरी होती है. तो इसमें देखोगे अगर आप क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा गया है कि यूनिलीनियर थ्योरी ऑफ सोशल चेंज जो है उसमें क्या चैलेंजेस हैं. तो यूनिलीनियर में आप देखोगे हर्बर्ट स्पेंसर ने बताया सिंगल वे में कैसे सोसाइटी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म की तरह इवॉल्व होती है, तो उसमें यूनिलीनियर एवोल्यूशन है, बट उसमें प्रॉब्लम क्या है कि डायनेमिक एस्पेक्ट को आप जो है अकोमोडेट नहीं कर पाओगे. तो इंक्रीजिंग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस इसके पार्ट होते हैं, तो उसको आप डिटेल में हमने क्लास में कवर किया हुआ है. तो इसमें मल्टीपल थ्योरीज हैं, जैसे एवोल्यूशनरी में यूनिलीनियर है, मल्टीलीनियर है, ठीक है, जूलियन स्टीवर्ट ने इस पे काम किया हुआ है. तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है क्लास से, इसमें मतलब कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है. वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, इमैनुअल वॉल्टर स्टाइन, एग्जैक्ट क्लास में, ठीक है, डिपेंडेंसी थ्योरी में हम करते हैं. तो ये बेसिकली कोर और सेमी पेरिफेरी कंट्रीज हैं, कि कैसे जो मेजर कोर कंट्रीज हैं लाइक यूएस एंड यूरोप की जो कंट्रीज हैं, दे हैव डेवलप्ड एट द कॉस्ट ऑफ कंट्रीज लाइक इंडिया एंड साउथ. तो कैसे यूएस, जर्मनी, जापान ने सेमी पेरिफेरी कंट्रीज जो है उससे बेनिफिट किया है. तो उस पर क्रिटिकल एग्जामिनेशन था, इसमें पूरा डिटेल में, ये क्लास नोट्स का मैंने स्नैपशॉट लगाया हुआ है, ठीक है, जो हमने पूरा किया हुआ है, इस पे क्वेश्चन भी किए हुए हैं. सो दीज आर द क्लास नोट्स का पीडीएफ जिससे वर्बैटिम क्वेश्चन आया है कि भाई इमैनुअल वॉल्टर स्टाइन की जो थ्योरी है उसको आप बताइए और उसकी क्रिटिकल एनालिसिस करिए. तो उसको पूरा हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है. सो एग्जैक्ट हूबहू कॉपी पेस्ट फ्रॉम द क्लास. सो दिस फिनिशेज योर एनालिसिस ऑफ पेपर 1. तो अगर आप देखोगे जो अभी तक हमने एनालिसिस किया, यू वुड हैव रियलाइज्ड कि एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन को छोड़ दें, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो डुएबल नहीं था. और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने थे. आउट ऑफ 8 यू हैव टू सॉल्व 5, 1 and 5 आर कंपलसरी, बाकी 3 आपको चूज करने थे इंश्योरिंग सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में से एक एक क्वेश्चन. तो अगर आप देखोगे, अगर मान लो बाई चांस आपको एक दो क्वेश्चन नहीं आता था, अगर आप वो छोड़ देते तो दूसरे क्वेश्चन कर लेते, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो हमने क्लास में नहीं पढ़ा है, या फिर हमने आंसर राइटिंग नहीं करी है, या हमने टेस्ट नहीं दिया है. अब इससे बताइए, इससे बेटर कौन सा ऑप्शनल हो सकता है जहां पे ये आपको करने को मिले. और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इस बार हुआ है, मेजरली यही होता है कि सोशियोलॉजी में जनरली क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. बट हाँ, ये भी जरूर है कि कुछ मामले में हम लोग लकी रहे हैं कि हमने जो क्लास में किया है वो वर्बैटिम भी आ गया है एग्जाम में.
तो वही मैंने बोला, इस बार मेरे को थोड़ी ज़्यादा खुशी इस चीज़ की कि मैंने और हमने, आप सब लोगों ने मिलके हमने जो मेहनत करी है, ठीक है, उसका फल ये हुआ है कि वी हैव बीन एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन। एंड पेपर 2 में भी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं भी खुद हैरान हूं कि जो चीजें हमने क्लास में करी हैं वो वर्बैटिम कुछ कुछ आई हैं क्लास जो एग्जामिनेशन में। तो पेपर 2 का एनालिसिस जब हम करेंगे तो पेपर 2 थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा डायनेमिक है, बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स का रोल रहता है वहां पे। डायनेमिक इन द सेंस ये कि आपको अप्लाई करना है, डायनेमिक इसलिए नहीं है कि आपको बहुत पढ़ना है उसमें, उसमें भी चीजें कुछ सिमिलर ही आती हैं, जैसे घूरे के बारे में पूछेंगे, ठीक है, ऑन्द्रबितेल, एल्विन के बारे में जैसे इस बार नहीं पूछा गया, बट ट्राइबल के बारे में पूछ लिया, तो यू कुड हैव कोटेड एल्विन के बारे में। तो ट्राइबल्स के ऊपर क्वेश्चन आया है। तो इन केस इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड, या अगर आपको लग रहा है कि आपको सोशियोलॉजी का प्रिपरेशन इज नॉट दैट ऑफ लेवल, या आपको ऑप्शनल चेंज करना है, या अभी अब तक ऑप्शनल आपने डिसाइड नहीं किया है, आई थिंक आई काइंड ऑफ एक्सप्लेन दैट हाउ easy it is to prepare in 4-5 months sociology optional. So if you want to enroll, so you can directly enroll by going on the website, link नीचे description box में दिया है, or you can call. So we are currently running a batch on 2025. 2026 का हम लोग दिसंबर में लॉन्च करेंगे। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026 तो वो हम दिसंबर में करेंगे। यू कैन गेट सम डिस्काउंट, ऑलरेडी नीचे डिस्काउंट कोड यहाँ पे दिया हुआ है। सो यू नो, इफ यू एनरोल बाय टुडे और टुमारो, वी कैन गिव यू सम डिस्काउंट, अदरवाइज द प्राइस इज दिस। इसमें लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, पर्सनल मेंटोरशिप है 1-to-1, ठीक है। यू विल डायरेक्टली टॉक टू मी, देयर इज नो अदर मेंटोर। मैं ही आपके आंसर्स रिव्यू करूंगा, मैं ही आपको फीडबैक दूंगा। 1-to-1 डिस्कशन पे हम लोग अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा इफ यू लुकिंग फॉर जीएस मेंटरशिप, दैट इज आल्सो अवेलेबल। सो व्हाट यू कैन जस्ट गो टू द वेबसाइट dipanshuSingh.com। वहां पे कुछ कुछ फाउंडेशन प्रोग्राम्स भी हैं, ठीक है। सो वेयर आई टेक अप अ फ्यू सब्जेक्ट्स एंड अदर सब्जेक्ट्स आर टेकन बाय अ फ्यू टॉपर्स। CSAT is taken by some other faculty, economy is taken by other faculty. I generally focus on GS2, तो वो भी आप कर सकते हैं। और इफ यू वांट टू रेफर somebody of your known या friend, तो वो भी आप कर सकते हैं। सारी डिटेल्स यू कैन गो एंड फाइंड ऑन द वेबसाइट dipanshuSingh.com। और इसके अलावा नीचे मैंने डिटेल दे दिया है, या फिर आप गूगल पे सर्च करिए upsc.dipanshu Singh, इस पे सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे क्लास के .com/learn। ये टाइप करना है, आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। और जस्ट डायरेक्टली या साइट पे चले जाइए, गूगल पे टाइप करिए दीपांशु सिंह, यू विल डायरेक्टली गेट द लिंक्स फॉर दैट। सो आई होप ये मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा आपको, आज का जो एनालिसिस है ये आप डाउनलोड कर सकते हो, नीचे मैं ड्राइव लिंक दे दूंगा, सो यू गाइस कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। टेलीग्राम पे भी शेयर करवा दूंगा। सो आई होप दिस सेशन वाज यूजफुल। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो, डाउट हो, प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू मी, आई हैव शेयर्ड द नंबर। एंड उसके अलावा कल हम लोग मिलेंगे सेम टाइम पे पेपर 2 के डिटेल एनालिसिस में, जहां पे मैं बताऊंगा कैसे करंट अफेयर्स को यूज करते हैं आपके ऑप्शनल में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर एंड गुड नाइट।